So, hey everyone, in this video we are going to discuss about the fundamental duties. इससे पहले कि हमने डीपीएसपी कवर कर चुके हैं पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स कवर कर चुके हैं। ये जो पॉलिटी की सीरीज है कंटिन्यूशन में चली रही है और इकोनॉमी की सीरीज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पे आ चुकी है। वो सेगमेंट हमारा कंप्लीट होने के बाद ज्योग्राफी ऑलरेडी कंटिन्यूशन में है और हम मेरा जो टारगेट है वो है कि फरवरी तक मैं एंड कर दूं ये सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि हमें यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन में रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल एस्पेक्ट प्ले करता है। तो हमें उस हिसाब से चलना है, तो हमें रिविजन्स भी 3-4 बार करनी है। तो हमें फरवरी तक थोड़ा थोड़ा सेगमेंट बचेगा, बस फिर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम रिवीजन कर सकते हैं। फिर हमें टेस्ट सीरीज भी लगानी है एंड करेंट अफेयर्स भी पढ़ने, तो बहुत सारी चीजें हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिलेगा, तो आप बिना टेंशन के इसको आप रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली होती क्या है। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो लाइक राइट्स जैसे थे, तो ये क्या फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड करती सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमारे राइट के साथ कुछ ना कुछ ड्यूटीज भी हैं कंट्री के लिए, फॉर द कंट्री। यस, लाइक अगर मैं बात करूं नेशनल यूनिटी, तो ये हमारी ड्यूटी है। यस, ब्रदरहुड से रहना, ये ड्यूटी है, ये बेसिक ड्यूटीज है। लाइक हमें रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग को, नेशनल फ्लैग को हमें रिस्पेक्ट करना है। दिस इज द ड्यूटी। तो ये ड्यूटीज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि राइट के साथ आती हैं। अगर राइट्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंपॉर्टेंट है, इससे कि मालूम पड़े कि हमारे राइट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं होंगी, ड्यूटीज ही नहीं होंगी, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि राइट्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, अब मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम हुआ था तो उस टाइम भी मेंशन नहीं की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये थ्रू अमेंडमेंट आई है, थ्रू अमेंडमेंट आई है, थ्रू अमेंडमेंट लाइक 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आई 1976 एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। उस टाइम फील किया गया, रियलाइज किया गया कि राइट्स का जो था वो मिसयूज हो रहा था, मिसयूज हो रहा था बहुत ज्यादा। तो उसके साथ मालूम पड़ा कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देना इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स को, जिससे कि मालूम पड़े कि राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज आई और ये ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए ऐड की गई अंडर आर्टिकल 51A। ये अल्फाबेट क्या डिनोट करता है? अल्फाबेट डिनोट करता है कि सब कुछ अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ठीक है, अब हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, हमने बात कर ली फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट की बात कर ली। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी फ्रेम की गई और इन्हें रिकमेंड की थी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, नॉट 10, 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन्हें रिकमेंड की थी। उसमें से 5 फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई, 5 फंडामेंटल ड्यूटीज इनकी ली गई और 3 जो है रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है, और 5 अपनी आप ऐड की गई जब ये फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो टोटल 10 ऐड की गई थी ड्यूटीज किस टाइम, जब ये जब ये ऐड हुई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, जब ऐड हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में एक और 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई एजुकेशन के लिए, कि पेरेंट्स का जो है ड्यूटी बनती है कि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेट करें। ठीक है, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे, अभी मैं बस आपको एक फ्रेम तैयार करूँ। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई। पहले 10 थी, फिर 86 के बाद 11th हुए, टोटल 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, मैंने पार्ट वगैरह सब बता दिया। और ये जो इंस्पायर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज, इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर, फ्रॉम यूएसएसआर मीन सोवियत यूनियन।
ठीक है, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। लाइक इसका ओरिजिनल इंट्रोडक्शन मैंने बताया। इट इज रिकमेंडेड बाय द सॉरेंसन कमेटी जब ये फॉर्म की गई तो उन्हें रिकमेंड की थी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, उसमें से 5 ली गई, 5 फंडामेंटल ड्यूटीज इनकी ली गई और 5 फंडामेंटल ड्यूटीज अपने आप ऐड की गई 1976 में। ठीक है, फिर ये किससे ऐड हुई? इट इज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम। इट इज इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर अगर हम बात करें तो इनकॉर्पोरेट की गई है इन द पार्ट 4 के आर्टिकल 51 है। अ सिंगल आर्टिकल कंटेनिंग ऑल ड्यूटीज मींस 11 ड्यूटीज सिंगल आर्टिकल कंटेन करा हुआ मींस 51 ए। ठीक है, अगर हम नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन है, नॉट लीगल। ये नॉन जस्टिशिएबल है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक डीपीएसपी भी नॉन जस्टिशिएबल था, फंडामेंटल ड्यूटीज भी नॉन जस्टिशिएबल, केवल फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है। अगर हमारा राइट वायलेट होता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिशिएबल। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम से पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजंस नॉट एलियंस मींस नॉट फॉर फॉरेनर्स। एलियंस में बता चुके सिटीजंस वाले चैप्टर में, सिटीजनशिप वाले चैप्टर में इन डिटेल बताया था कि एलियंस में क्या फर्क होता है, एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैं उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। लाइक फॉरेनर्स की बात होती है, एलियंस मींस फॉरेनर्स। तो ये जो ड्यूटीज है केवल सिटीजंस पे एप्लीकेबल है, नॉट फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, अगर हम पर्पस वगैरह देखें, पर्पस एंड द सिग्निफिकेंस। पर्पस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का? इसका पर्पस है कि सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर टू द सिटीजंस, इट कॉम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स। कि राइट्स हैं तो फिर उसके साथ ड्यूटीज आना इम्पोर्टेंट है। प्रमोट हार्मनी डिसिप्लिन एंड द नेशनल कमिटमेंट इन गाइड फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, अगर हम लीगल स्टेटस की बात करें तो लीगल स्टेटस क्या है कि पार्लियामेंट क्या है, इनेक्ट कर सकता है लॉ टू इम्प्लीमेंट देयर। इनको फंडामेंटल ड्यूटी का अगर अभी हम पढ़ेंगे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, कोर्ट ले सकता है अपने जजमेंट में, अपने जजमेंट्स में इंक्लूड कर सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय रिट्स बट लॉस कैन बी मेड फॉर वायलेशन। ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया है। टोटल ड्यूटीज में अब एक और रिवाइज करा दूं क्योंकि रिवीजन इज द की। ठीक है, रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। फंडामेंटल ड्यूटीज में अगर मैं लिख दूं, ये सोरेन सिंह कमेटी, सरदार सोरेन सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज। कितनी रिकमेंड की थी? 8 फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें कि 5 ली गई थी और 3 रिजेक्ट कर दी गई थी। और वो 3 कौन सी थी वो मैं भी बताऊं। ठीक है, थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, और ये एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी था। इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की जाती हैं, जिसमें कि 5 फंडामेंटल ड्यूटीज सोरेन सिंह कमेटी की ली गई होती हैं और 5 अपनी तरफ से ऐड की जाती है और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फिर 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड होती है थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। It is inspired from Soviet Union means USSR। लीगल एप्लीकेबिलिटी इम्प्लीकेशन अगर हम बात करें तो इन्फोर्सेबल नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेबल मैंने बताया। आप ना ऐसे नोट्स बना लीजिएगा तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि एक सिंगल पेज पे सब कुछ कवर हो गया। तो एक बार निकाला, 3-5 मिनट में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा इजीली, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना। तो अगर नोट्स इधर उधर रहेंगे, बल्कि होंगे तो बहुत ज्यादा इरिटेशन करते हैं, इरिटेशन कॉज करते हैं, बोरियत होती है, टायर्डनेस होती है। अगर सिंगल पेज पे एक सिंगल सिंगल हेडलाइन लिखी है तो इससे इजीली रिकॉल हो जाता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ओनली फॉर सिटीजंस, नॉट फॉर फॉरेनर्स। ओनली सिटीजंस लिखना है, बस इतना ही सही है, इतना ही लिखना, इतना ही सफिशियंट है। मालूम पड़ेगा ना, ओनली सिटीजंस, मैंने बता दिया, फॉरेनर्स के लिए नहीं। ठीक है,
अगर हम एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ड्यूटीज थी जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। लाइक ड्यूटी टू पे टैक्सेस, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। एंड दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं की गई थी? ड्यूटी टू वोट। ड्यूटी टू वोट दूसरी थी, ड्यूटी टू पे टैक्सेस फर्स्ट, एंड सेकंड ड्यूटी टू वोट। ये दो, और थर्ड मुझे याद नहीं आ रही है, वो आप बता दीजिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिएगा इसको। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज अब हम पढ़ते हैं, तो 11 फंडामेंटल ए, 51 ए सब पार्ट डी, 51 ए सब पार्ट सी, ऐसे, ठीक है। तो 51 ए बी सी लाइन वाइज लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्या बोलती है? फंडामेंटल ड्यूटी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडल्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि हमें नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी। और सेकंड क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटी में? टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज व्हिच आर इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अगर मैं सेकंड की बात करूं, तो हमें नोबल आइडियाज जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे थे, उनको हमें चेरिश करना है। लाइक फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे क्या क्या नोबल आइडियाज थे? लाइक नॉन वायलेंस, उस समय सीखने को मिलता नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, यस। अगर हम बात करें सेकुलरिज्म, मॉडर्न हिस्ट्री में बात करेंगे, तो उससे मालूम पड़ता है कि नॉन वायलेंस, ब्रदरहुड, सेकुलरिज्म, ये चीज हमें सिखाती है, तो हमें उससे इंस्पायर होना है, चेरिश करना है, ठीक है। टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सोवेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर हमारी कंट्री एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे जरूरत पड़ती है, तो हम कंट्री को नेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हमारी ये ड्यूटी है। फिफ्थ की अगर हम बात करें, तो टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हार्मनी क्रिएट करनी है, हमें कॉमन ब्रदरहुड बना के चलना है, हमें डिवाइड नहीं होना रिलीजन के उसमें, रिलीजन के बेसिस पर हमें डिवाइड नहीं होना है, रीजनलिज्म पे भी नहीं होना, रिलीजन पे होना, हमें कॉमन ब्रदरहुड एज अ सिंगल यूनिट हमें देख के चलना है कि एज अ इंडियन। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये डीपीएसपी में भी दे रखा था। लाइक ये स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है, और सिटीजन्स की भी ड्यूटी है, दोनों की ड्यूटी है कि हमें अपने रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। डीपीएसपी हम पढ़ चुके हैं, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए उसमें, ठीक है। अगर हम बात करें सेवंथ की, तो टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, सॉरी नेशनल इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड द वाइल्ड लाइफ, टू हैव द compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of the inquiry and the reforms। इसका क्या मतलब है? कि हमें डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप क्या करना है? हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, मीन्स हमें किसी भी चीज को मान नहीं लेना, हमें क्वेश्चनिंग करनी है, हमें रेशनली सोचना है, लॉजिकली सोचना है। लाइक यूपीएससी में क्या डिमांड होता है कि हमें एप्टीट्यूड बेस्ड डेवलप करना है, हमें रूट लर्निंग नहीं करनी, हमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए। तो वही चीज है कि हमें डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, कि हम क्वेश्चन कर सके, कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो हम उसको कंपलसरी मान ना लें कि ये सही है, हमें उस पर क्वेश्चन नहीं करनी, हमें रेशनली और लॉजिकली सोचना है कि इज इट करेक्ट और नॉट। वही चीज की हमें डेवलप करना है अपना साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। अगर हम नाइन्थ की बात करें, टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एक्चुअल वायलेंस, हमें वायलेंस को छोड़ना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना है। Of 10th क्या बोलता है? To strive towards excellence in all sphere of the individuals and the collective activity, so that the national constantly rise to a higher levels of, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें सारे डायरेक्शंस में इंडिविजुअल को अपने आप को अपॉर्चुनिटीज के थ्रू हायर अचीवमेंट्स को लेके जाना है, जिससे कि हमारी कंट्री भी डेवलप करे। अब मैं 11th की बात करूँ, तो 11th में क्या था? वही 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुआ। इसमें क्या बताया गया कि हमें प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड, और इन केस बिटवीन द एज ऑफ द 8, 6 एंड द 14 ईयर्स। और ये किसकी ड्यूटी है? ये है पेरेंट्स की ड्यूटी। ईपीएस में थी स्टेट की ड्यूटी, जिसमें कि आर्टिकल में बात किया था 45 ए में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था वो भी।
इसमें हमने बात की थी कि स्टेट की ड्यूटी है अप टू द एज ऑफ 6, वो स्टेट की ड्यूटी है वो चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करें। अब 6 to 14 तक किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी ड्यूटी है? वो पेरेंट्स की ड्यूटी कि वो अपने चिल्ड्रन को एजुकेट कर। ठीक है, तो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज कनेक्टेड और फंडामेंटल राइट्स भी कनेक्टेड है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है कोई भी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है तीन चैप्टर्स, तीन पार्ट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को आराम से मिलते हैं, जिसका मतलब 8 मार्क्स, बहुत ज्यादा वेटेज होगा। 3 to 4 तो मिलते ही मिलते हैं, जिसका मतलब हो गया 8 मार्क्स, जिसमें कि 0.5 से भी रह जाते हैं कट ऑफ से, और ये बहुत ज्यादा मैटर करती है वाली चीज है। वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करना है। और एक पार्लियामेंट वाला सेगमेंट, ये दो सेगमेंट है, इसको एक सेगमेंट मानो, इसको एक सेगमेंट मानो, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है एक चीज दूसरे से, और ये अलग सेगमेंट है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है पॉलिटी के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल भी मिस आउट नहीं कर सकते हैं। और इसमें हमें बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है, कि कोई भी इंस्टेंटली पूछे तो इंस्टेंटली जवाब निकलना चाहिए कि यस, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर कर लिया, फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लिया और डीपीएसपी को कवर कर लिया। ये मैंने इन डिटेल पढ़ा दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, एक और चीज बता दूं मैं इसमें आप लोगों को, लाइक वर्मा कमेटी बनी थी एक, वर्मा कमेटी ने क्या बताया था, वर्मा कमेटी 1999 में बनी थी, वर्मा कमेटी 1999 में बनी थी। इसमें बताया गया था ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, किसके लिए बनी थी, ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज पे बनी थी। इसमें बताया गया था कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक एग्जांपल बात करूँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत सारे एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है 1976 में, बट ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 का है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि एग्जिस्टिंग लॉज जो थे वही फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट करते हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये वर्मा कमेटी ने बताई थी, बस यही बचा था, सब कुछ कवर हो चुका है। फिर मैं फिर से कहूंगी कि आप एक पेज पे शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें वन डे में रिवीजन करना है ना पॉलिटी, आराम से हो सकता है, लाइक एक पेज पे लिख दिए, एक पेज पे डीपीएसपी के होगा, एक पेज पे तो फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स के नहीं बन सकते, 3 to 4 पेजेस लग जाएंगे फंडामेंटल राइट्स और लिखते, फंडामेंटल ड्यूटीज को विद इन 10 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे अगर इस तरीके से आप चलेंगे। तो वही चीज है, हमें प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करना है, ये नहीं जैसे सबको कोई कर रहा है हमें वैसे ही करना है, हमें डिफरेंट अप्रोच लेके चलना है, हमें बीच से अलग जाना है, तो तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे इस जर्नी। सो टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप रिवाइज कीजिए, फोकस के साथ पढ़िए।